नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। अब देखिए ना, मेरे को अपनी आवाज़ मिल रही है, थोड़ी दुविधा हो रही है। डायरेक्टर साहब उसे ठीक कीजिएगा, बट दिल से नमस्कार। और नए कारोबारी हफ्ते का ये शुरुआत है, आगाज़ है। और ये कार्यक्रम सीधा सौदा आप देखेंगे मेरे और यतिन के साथ। हम अपने अपने आकलन के अनुसार देखिए, आकलन क्या मतलब टेक्निकल्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्लेसमेंट, वॉल्यूम्स का थोड़ा अभाव है, उस बात को याद रखिएगा। और बाकी जो न्यूज़ फ्लो है उसके आधार पर हम इस टीम को प्रिपेयर करते हैं। आपके स्क्रीन पर, जैसे कि हम पिछले कार्यक्रम से डिस्कस कर भी रहे हैं, कि लैक ऑफ वॉल्यूम्स, एफआईज पार्टिसिपेशन और अमूमन अगर आप देखें छुट्टियों का ये समय काल है। अब हो गई आज 30, ठीक है। नए कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट हो चुका है शुक्रवार को। 4 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। यूएस मार्केट से एक सेंस लेते हैं। देखिए, यूएस मार्केट में अगर आप जाएं, मतलब पिछले अगर आप सेशन से एक सेंस लेके क्या हुआ, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रही थी। आप प्लीज़ यूएस का मार्केट जरा एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ एशिया को देखेंगे कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। यूएस में डाउ जोन्स लगभग 325 अंक स्लाइड हुआ, नेस्डैक लगभग 300 अंक नीचे और S&P 500 लगभग 66 अंक नीचे। अब अगर आप इसमें से एक चीज़ रीड करें, एक तो वैसे ही वहाँ की कमजोरी, दूसरा नेस्डैक का कोलैप्स, नेस्डैक का फॉल। दैट मीन्स हमारे लिए जो एक आईटी अब तक की मजबूत कड़ी थी, वो भी आज थोड़ा सा प्रेशर डाल सकती है। बैंक निफ्टी हमारा पहले ही कमजोर था। मेटल हमारा निफ्टी मेटल इंडेक्स, सारे मेटल्स में शुक्रवार को गजब सेलिंग थी, गजब सेलिंग थी। वो 200 मार्क नीचे क्लोज हुआ। अब एक नेस्डैक, बस कुल मिला के अगर बाजार में कोई सिर्फ मैं इंडेक्स टू इंडेक्स कंपैरिजन करूं तो याद रखिएगा, एक निफ्टी फार्मा ऐसा इंडेक्स था शुक्रवार को जिसने सीरीज के पहले दिन एक मैसेज दिया, हाँ मैं हूं ना। सिर्फ निफ्टी फार्मा, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, निफ्टी फार्मा। तो निगाहें रहेंगी निफ्टी फार्मा। बाजार ने एकदम से अपने आई थिंक गियर को चेंज करके, गियर शिफ्ट करके डिफेंसेस पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दिया है। एक बात और याद रखिएगा, एफआईएस की सेलिंग जारी है। हालांकि कैश में सेलिंग थिन थी, उतनी बड़ी नहीं थी जैसे 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की, बट स्टिल 1000-1200 करोड़ रुपए की सेलिंग है। और एक और बात, इंडेक्स पे उनकी तरफ से जो शॉर्टिंग का दौर है, क्रम है, वो अभी भी जारी है। और उनके नेट शॉर्ट अब बढ़ के करीब आप समझ लीजिएगा कि 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। यानी सीरीज के पहले दिन आपने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कर दिए। बाकी अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक कमजोर खड़ी है, पर निफ्टी बैंक आप यकीन मानिए वीकली चार्ट्स के मुताबिक अभी तक वो 51,500, 51,700 की ट्रैजेक्टरी को पार ही नहीं कर पा रहा है। फिर से कह रहा हूं, सुन लीजिए, 51,750, 790, 51,500, यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे 10 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। तो निफ्टी बैंक हायर लेवल्स पे प्रेशर है। बट एक और बात याद रखिएगा, 51,000 पे पुट प्लेसमेंट अच्छी है। 51,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। और जहाँ तक निफ्टी की बात है, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, याद रखिएगा 23,680 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, उस ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पेस है। देखिए, अब मैं काम करता हूँ अपनी थोड़ी सी यहाँ से टीम पे फोकस करता हूँ। और मैं अपनी टीम के जरा शुरुआती 6 खिलाड़ी आपके स्क्रीन पे रखता हूँ कि मैंने क्या सेंस किया था। देखिए, अगर आप डेरिवेटिव स्टैट्स को देखें, 3 चीज़ें होती हैं। चार्ट्स, बेस से ऊपर निकलना, पुट राइटर्स, यानी अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 2300 पे खड़ा है, 2300 से अगर वो 2350 चल रहा है तो 2300 के पुट में एडिशन होना, वो कहते हैं पुट राइटर्स का कंडीशन। उन तीनों के आधार पे मैंने ये चीज़ें आई थिंक आज फोकस पे कर रहा हूँ। पहला ट्रेड क्या है मेरा, मैं लेके आऊँगा ऑरबिंदो फार्मा को। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि निफ्टी फार्मा ने किया क्या शुक्रवार को, जिसका अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर भी रहा था। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आएगा 23,008 पे। ये लगभग 8 नवंबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में पार हुआ। 8 नवंबर से अब तक, प्लीज निफ्टी फार्मा फार कर दीजिएगा स्क्रीन पे। इसने 100 डेमा के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, वहां से पुल बैक देके आया। तो मैं अभी तक एक सेफ स्पेस जिसे मान के चल रहा हूं, वो है निफ्टी फार्मा और फार्मा स्टॉक्स। पहला स्टॉक ऑरबिंदो फार्मा, स्क्रीन पे रखिएगा। ऑरबिंदो फार्मा में एक आप समझ लीजिएगा कि लगभग मिड ऑफ अक्टूबर के बाद पहली बार एक पॉजिटिव क्रॉसओवर 10-20 डेमा का डेवलप हो रहा है। स्टॉक अभी भी नीचे है 200 डेमा के, और 200 डेमा प्लेस्ड है। इसका अप्रोक्सीमेटली जो जोन है वो है करीब 1274 का स्पॉट में। 1274 का जोन अगर एक बार कटे तो याद रखिएगा फोकस करना है हमें लॉन्ग्स के ऊपर, यानी तेजी के ऊपर। और प्लीज, ये ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर रुझान बता रहा हूँ आपको। उसके बाद चांसेस हैं कि ये फर्दर अपसाइड
टुवर्ड्स 1350 तय करे, जहां पे इसका लास्ट ड्यू एवरेज है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पूरी फार्मा की रीडिंग कीजिएगा अच्छे से, तहजीब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद मैंने पिक किया है सिप्ला को। सिप्ला आपकी स्क्रीन पे आएगा और सिप्ला का क्लोज भी अच्छा था और ये 1020 का पॉजिटिव क्रॉस ओवर। जरा ओआई भी रखिएगा स्क्रीन पे, 200 डे के ऊपर क्लोज हुआ और अपना जो सेकेंड लास्ट एवरेज था 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो इसने जाके अटेम्प्ट किया। 2% ओआई स्लाइड हुआ, 3.25 लाख शेयर घटे। ये सब के सब अगर आप देखिए अच्छे इंप्रेशन है। एक सीरीज के बिल्कुल शुरुआती क्षणों में, कमेंसमेंट में, अगर शॉर्ट होल्डर कंफर्टेबल नहीं है, बड़े एवरेजेस रीगेन हो रहे हैं, तो हमें फोकस करना है वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिवली। सिप्ला पे याद रखिएगा, अगर ये 1500 के ऊपर स्टेबल है ना, तो दैट मीन्स ये कैपिटलाइज करेगा 1550 की तरफ है। ये हो गया सिप्ला। तीसरा हो गया ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा की कैंडल को रीड कीजिएगा आप, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक ठाक वॉल्यूम्स, और इसने आप समझ लीजिएगा कि जो रेंज इसने 12 नवंबर से मेंटेन की हुई थी, उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया। लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वो भी काटा। अब अगर ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा 11 नवंबर का ब्रेकडाउन पॉइंट, वहां तक वो पड़ता है करीब करीब 1647 तक का, वहां तक का स्कोप खुला हुआ है। मैं जितने भी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी, क्या है? ओआई शेड हो रहे हैं, 200 डे रीगेन हो रहा है, 1020 का पॉजिटिव क्रॉस ओवर आ रहा है। तो ये चीजें जो हैं वो फार्मा को बड़ा इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें प्लेस करती हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा मेरा तीसरा स्टॉक है यहाँ पे, चौथा भी और पांचवा भी इनफैक्ट मैं फार्मा पे ही फोकस करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि बतौर ट्रेडर आपको सिर्फ फार्मा पे फोकस करना है, फार्मा में फोकस आपको तब करना है। इप्का लैब मेरा अगला स्टॉक होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाजार कंसोलिडेशन के मोड में ही रहे, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना दे, बड़ी शॉर्ट कवरिंग ना आए, हम अगर 23,964 के लेवल को नहीं काट रहे हैं जहां पे हमारा 10 डे प्लेस्ड है, और बाजार में अगर सिर्फ यही कंसोलिडेशन जारी है, इन दैट केस निफ्टी फार्मा परफॉर्म करेगा। अनिश्चितता के दौर में निफ्टी फार्मा परफॉर्म करेगा। अब लाइए आप इप्का लैब। इप्का लैब में क्या है? इप्का लैब में जरा चार्ट्स को लगा लीजिएगा स्क्रीन पे और समझ लीजिएगा कि आप 28 जून से लेके शुक्रवार तक की प्राइस को रीड कीजिएगा। जब आप रीड करेंगे आपको बड़ा मजा भी आएगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिप्ला, ग्लेनमार्क और विंडो फार्मा, ये वो स्टॉक्स थे जो कि लोअर ट्रेजेक्टरी से, बेस से 200 डे के आसपास, 52 वीक लो के आसपास, 6 महीने के लो, वहां से पुल बैक दे रहे थे। लेकिन इप्का लैब की कहानी दूसरी है। यह है स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यह है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर। इसमें एक टिपिकल फ्लैग है, याद रखिएगा, और अगर 1625 के ऊपर ये स्टेबल है, इन दैट केस समझ लीजिएगा कि वो जो फ्लैग है वो अपना रिएक्शन देगा। 1630 के ऊपर ये अगर स्टेबल रहा तो याद रखिएगा 1710, 1720 की जो ट्रेजेक्टरी है वो फर्स्ट इंस्टेंस में खुल जाएगी। तो हमें इप्का लैब पर फोकस करना है। हमने बाकी 3 स्टॉक्स में क्या देखा था, जैसे वो अरविंदो हो, सिप्ला हो या फिर ग्लेनमार्क, वहाँ पे ओआई शेड था, वहाँ पे जो शॉर्ट होल्डर्स थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। बट यहाँ पे इप्का लैब की कहानी दूसरी है। यहाँ पे लॉन्ग पोजिशंस है डूइंग 3.5% ओआई बिल्डअप, 90,000 शेयर जुड़े। इट्स ए क्लियर इंस्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ। पहले 3 स्टॉक थी शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे थी स्ट्रेंथ। इप्का लैब डे हाई पे क्लोज हुआ। और मैं अपने इसी, अगर आप देखें एनालिसिस के अंतर्गत जो 5वां स्टॉक पेश करूंगा वो है लॉरस लैब, आपकी स्क्रीन पे आएगा। 586.70 पे क्लोज आया, डे हाई पे क्लोज था। फिर कह रहा हूं यहाँ पे पहले 3 स्टॉक्स औरो, सिप्ला और ग्लेनमार्क, वो थी शॉर्ट कवरिंग, वो था लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक। लेकिन ये है स्ट्रेंथ, इप्का और लॉरस। लॉरस ये भी एक टिपिकल फ्लैग है, जिसे एक बहुत ही बुलिश पैटर्न माना जाता है। और 590 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर अगर ये स्टेबल रहा तो उस फ्लैग का ब्रेकआउट यकीनन आएगा। इन दैट केस मेरे ख्याल से जो फर्स्ट इंस्टेंस में क्लस्टर खुल जाएगा लॉरस लैब के लिए, वो करीब करीब 640-630 का जोन है। आपकी स्क्रीन पे करीब 4.5 लाख शेयर बिल्डअप हुए, 2% का हुआ। तो ये कुछ काउंटर्स जो कि मैंने अभी अपनी टीम में पिक किए, पहले 5। फिर कह रहा हूँ निफ्टी फार्मा पे हमें तब फोकस करना है, जरा प्लीज निफ्टी के लेवल लेके आइएगा स्क्रीन पे, जो सुबह मैंने मेंशन भी किए थे, जब तक कि निफ्टी डिसाइसिवली उस RS1 को क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट्स
23,864 और लगभग 968 की ट्रैजेक्टरी। समझ लीजिएगा क्या है वो। पिछले 4 सेशन का स्विंग हाई 864 के आसपास है और 868 के आसपास पड़ता है आपका 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब तक ये ट्रैजेक्टरी नहीं कट रही निफ्टी पे, हमें फोकस करना है फार्मा स्टॉक्स पे। खैर, मैंने भी 5 स्टॉक्स रख दिए, अभी यतिन के 5 स्टॉक्स और लेंगे। एक छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और उसके बाद यतिन की टीम की एनालिसिस को शुरू करेंगे। तो वीरू ने अपने बेहतरीन फार्मा स्टॉक्स पेश किए और अगर आपको ध्यान है तो फ्राइडे के सेशन में भी वीरू निफ्टी फार्मा के बारे में बातचीत कर रहे थे और बहुत अच्छा सेशन रहा फार्मा स्टॉक्स के लिए फ्राइडे का दिन। और शायद आज भी वीरू की रीडिंग यही है वीरू कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी आपको एफएनओ की डेटा भी दिखाई पड़ रही है। तो देखते हैं किस तरीके से ओवरऑल फार्मा शेयर्स परफॉर्म करते हैं। अब मेरे 5 खिलाड़ी जो शुरू के हैं वो उस पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, और खबरों के आधार पे मैंने अपनी टीम बनाई है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हार्ली डेविडसन के साथ वो अपना करार जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। उनकी जो 440 सीसी या उसके प्लस की जो रेंज है मोटरसाइकिल्स की, यहाँ अपना पोर्टफोलियो मजबूत बनाने के लिए और नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए हार्ली डेविडसन के साथ ये करार आपको बनता हुआ नज़र पड़ा है। और 3 से लगभग 3.5 लाख रुपए तक की जो मोटरसाइकिल्स हैं इसको डेवलप करने के लिए ये करार होता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की, तो जो हिसाब से फेस्टिव सीजन में डिमांड रही है, ओवरऑल जो है माहौल बेहतरीन रहा है टू व्हीलर्स के लिए। हार्ली डेविडसन के साथ कंपनी का जो करार है प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के लिए वो आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है, एक्सपैंड होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये स्टॉक हरे में लेके चल रहा हूँ, इस पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा पोस्ट मार्केट आज फ्राइडे में एक अहम खबर आई JSW एनर्जी की तरफ से, और JSW ग्रुप ने अपनी इकाई JSW एनर्जी के माध्यम से O2 रिन्यूएबल्स यानी जो सोलार और विंड पावर में कंपनी है उसका एक अधिग्रहण किया है। प्राइवेट इक्विटी फंड जो हैं ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं इस पर्टिकुलर वेंचर में, और लगभग 1500 करोड़ से कंपनी का जो एबिटा है वो एनहांस होगा इस एक्विजिशन के बाद। अगर हम JSW एनर्जी की बात करें तो O2 पावर का जो कुल मिला के 4700 मेगावाट का पोर्टफोलियो है, इसका एक्विजिशन होने वाला है और कुल मिला के लगभग $1.5 बिलियन यानी 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए में ये अधिग्रहण जो है वो JSW एनर्जी करने वाला है। आज सुबह की अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखें तो ज़्यादा करके बाय है और इस एक्विजिशन को लेके एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नज़र पड़ रहा है ब्रोकरेजेस का। तो ये स्टॉक जो है वो नज़र पे रहेगा, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ज़रिए कंपनी अपना एक ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्हांस कर रही है और 2030 का जो कंपनी का टारगेट है कैपेसिटीज़ का, उसको पूरा करने के लिए एक्विजिशन मदद करेगा। और सबसे अहम बात ये है कि 2030 तक कंपनी को लगता है कि लगभग 66% जो पावर जनरेशन वो करते हैं वो सोलार और विंड सोर्सेज से आपको आता हुआ नज़र पड़ेगा। थर्मल पे जो है वो फोकस कंपनी का कम होता हुआ नज़र पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन JSW एनर्जी का, तो ये स्टॉक जो है वो हरे में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा IOL केमिकल्स और फार्मा, और वीरू ने कहा ही आपको कि जो फार्मा है वो फ्लेवर ऑफ द डे होगा। कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, तो आपके पास अगर 1 शेयर है तो आपको 5 शेयर वो स्प्लिट करके मिलेंगे। तो 1:5 के रेशियो में आपको ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नज़र पड़ेगा। इसके अलावा जो चौथा स्टॉक मेरे लिस्ट पे है वो है भिखाजी फूड्स। इन्होंने भी वीकेंड पे एक अहम अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट है भिखाजी बेक्स प्राइवेट लिमिटेड करके इकाई का इनकॉर्पोरेशन करना। कंपनी जो है अब बेकरी प्रोडक्ट्स में भी फोरे करने वाली है। काफ़ी अहम है क्योंकि अभी कंपनी सिर्फ नमकीन्स और इस तरीके के पैकेज फूड्स बनाने के लिए जानी जाती है, मिठाइयाँ वो बनाते हैं पैकेज, और कहीं ना कहीं अभी बेकिंग साइड पे इनका एक फोरे होता हुआ नज़र पड़ा है, जहाँ कंपनी ब्रेड, केक्स, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, क्रोजॉन्स और बहुत सारे अदर बेकरी प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस इकाई के ज़रिए। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। मुझे तो लगता है ये एक पॉजिटिव है क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स की ऐसे भी जो है बिस्किट्स वगैरह की, नान खटाई वगैरह की जो डिमांड होती है वो काफ़ी अहम होती है। तो इनके जो करंट फूड पोर्टफोलियो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा बेकरी बिजनेस, तो इसको भी जो है वो हरे निशान में लेके चलता हूँ। तो इसके साथ मेरे 4 स्टॉक्स पूरे हो गए, और 5वां स्टॉक है वो मेरा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक।
आपको अगर ध्यान है तो फ्राइडे को प्री मार्केट आज इंडसइंड बैंक ने अपना जो MFI पोर्टफोलियो है यानी माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है उसको बेचने के बारे में जिक्र किया और स्टॉक में 2-2.5% की तेज़ी हुई। इसी तर्ज पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो है लगभग 350 करोड़ का, इसको बेचने का निर्णय ले लिया है। और जो बेस प्राइस है जहां ये पोर्टफोलियो अपना 350 करोड़ के आसपास का बेचेंगे उसका है बेस प्राइस 52 करोड़। तो 52 करोड़ से शायद ज़्यादा आपको रिकवरी होती हुई नज़र पड़े। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस चल रहा है MFI सेगमेंट में, इसलिए बाज़ार में बहुत सारे लोन जो है वो ऐसे बिकने के लिए आ रहे हैं ताकि लिक्विडिटी फिर से जनरेट की जाए। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये भी एक स्टॉक है जो आज रेडार पे रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, MFIs हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस वहाँ चल रहा है, लेकिन हाँ लोन पोर्टफोलियो लोन सेट डाउन के ज़रिए शायद आपको यहाँ थोड़ी बहुत राहत आती हुई नज़र पड़े। ये 5वां स्टॉक मेरी लिस्ट का। और छठा भी मैं बोल ही देता हूँ, वो है ओला इलेक्ट्रिक। और 2 बड़े रेजिग्नेशंस यहाँ होते हुए आपको नज़र पड़े हैं। शायद ये स्टॉक पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट डालें, इसको लाल निशान में लेके चल रहा हूँ। कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो हैं अंशुल खंडेलवाल, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा जो चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर हैं चैटर्जी साहब, इन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दिया। तो 2 बड़े इस्तीफ़े ओला इलेक्ट्रिक में, एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो शायद ये स्टॉक में आपको एक नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ नज़र पड़े, क्योंकि जो मोटरसाइकिल का बिज़नेस है उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग एक बड़ा जो है वो सहारा माना जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ अगर आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे स्टॉक पे, तो शायद इसी कारण से आज बनता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो लाल में लेके चल रहा हूँ। वीरू मेरे 6 हो गए, आपको एक बताना है, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ब्रेक तो मैं ले ही चुका हूँ, मैं आपके इंतजार में। देर कैसे हो गई? तेरा आज ठंड से परेशान है क्या आजकल थोड़ा सा? है ठंड से परेशान नहीं है एक्चुअली। यहाँ हुआ क्या है कि हमारे ऑफिस में 2 एंट्री पॉइंट हैं, और एक तो पिछले हफ्ते खोद दिया था BMC ने, यहाँ की जो रोड रिपेयरिंग एजेंसी है, और जो दूसरा छोड़ है वो भी BMC ने खोद दिया है। तो जब मैं सुबह आया तब मैंने देखा कि यार ये तो पूरा रोड इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो जो वर्ली नाका से ऑफिस का डिस्टेंस है वो चल के आया हूँ। तो एकदम सरप्राइजिंग था, सुबह मुझे पता ही नहीं चला कि ये इस तरीके से दोनों जो एंट्री है हमारे ऑफिस की वो उन्होंने खोद के रख दी है। मतलब ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो आप वर्ली नाका से पैदल पैदल आए हैं ना? पैदल आए, मॉर्निंग वॉक करते आए। गुड। लेकिन एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एंजॉय किया। लेकिन मैं जो बात किया था ना ये था कि फार्मा, आपने भी फोकस किया कुछ फार्मा स्टॉक्स पर। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने एक साथ कई फार्मा स्टॉक्स पर फोकस किया है, फार्मा पे हमें तब फोकस करना है जब बाजार अनकंफर्टेबल हो, अनिश्चितता हो। अगर बाजार कंफर्टेबल रहा, शॉर्ट कवरिंग है, बैंक्स लीड ले रहे हैं, इन दैट केस फार्मा को छोड़ दीजिएगा। बट फार्मा को छोड़ के और क्या? देखिए ओरेकल फाइनेंशियल्स को मैंने यहाँ पे पिक किया है। हालांकि नैस्डैक यूएस में जिस तरीके से कोलैप्स हुआ था उसके बाद शायद आईटी में सॉफ्टनेस दिखाई दे, बट जहां तक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, ये करीब करीब 12,646 पे क्लोज हुआ और डे हाई पे क्लोज हुआ शुक्रवार को। मिड कैप आईटी में जो बिहेवियर आईटी में कोफोर्ज कर रहा है, ये परसिस्टेंट कर रहा है, कुछ उसी तरीके का इसका भी रहा है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसका अगला ब्रेकआउट पॉइंट होगा 12,710 का। इन दैट केस मतलब ये जो टिपिकल राउंडिंग बॉटम है, इसका पोजीशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं 200-250 रुपये की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ ऊपर कि वो मिल जाएगा। मतलब अब नया जो 12,710 के ऊपर सप्लाई जोन परसिस्ट करता है वो 13,000 या फिर 12,900 की ट्रैजेक्टरी है, तो उस पर फोकस करेंगे। ओरेकल फाइनेंशियल्स एकमात्र आईटी जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगा अगर निफ्टी आईटी स्टेबल रहा। फिर आते हैं प्रेशर पॉइंट्स पे। देखिए बाजार को आपको बाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा। बाजार अगर न्यूट्रल रहा, कुछ नहीं करा, तो फार्मा पे फोकस करेंगे। आईटी चल गया तो ओरेकल हो गया। प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या है? आप यकीन मानिए कैपिटल गुड्स में काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है। हमने कैपिटल गुड्स में शॉर्ट दिसंबर में भी देखा था, वो दिसंबर से रोल होकर यहाँ पर भी आया जनवरी में। और आप सीमेंस को देखिए, द वेरी फर्स्ट डे शुक्रवार को सीरीज का कमेंसमेंट था, जनवरी की सीरीज का डे लो पे क्लोज हुआ 2.5% नीचे, और ये क्लोज सीमेंस में आया करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 200 EMA के नीचे एक ज़माने बाद। प्रिसाइसली बोलूँ ना तो ये आया क्लोज अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार, और एक फेज था अक्टूबर 2023 का जिसमें सॉफ्टनेस थी, उसके बाद पहली बार ये आया। और जिस तरीके से इसने अपने बेस को तोड़ा है, इसने अपने मल्टी मंथ बेस, लगभग 7 महीने की बेस को तोड़ा है। मेरे ख्याल से अगर ये 65
50-60 के नीचे सस्टेन कर रहा है स्पॉट में, तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी खुली हुई है नीचे की तरफ वो करीब करीब 6350 की खुली हुई है फर्स्ट इंस्टेंस में। तो ये हो गया मेरा सिविल्स। स्ट्रेंथ अगर फार्मा के सिवा कहीं और खोज रहा हूँ तो एक दो पॉकेट्स और हैं। ट्रेंड को लेके आइएगा। देखिए ट्रेंड अपने साथ दिसंबर में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद, मतलब लास्ट फेज में शॉर्ट कवरिंग थी, स्टॉक बार बार 7000 के ऊपर सस्टेन होने की टेंडेंसी को शो कर रहा है। इसने शुक्रवार को एक इंट्राडे वाइल्ड स्विंग दिया था, हालांकि बाद में कोलैप्स हो गया, बट मतलब फिर भी ठीक ठाक क्लोज था, 3.4% ऊपर क्लोज हुआ था। अगर ये सस्टेन्ड है 5150 के ऊपर फिर से एक बार, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फिर स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि इसमें अब सप्लाई जोन परसिस्ट करता है एज पर द ऑप्शन राइटर्स 7400-7500 के जोन में। तो यहाँ पे ट्रेंड को रखिएगा। और मैं अपना ये जो लास्ट स्टॉक है, इनफैक्ट सेकंड लास्ट माफ कीजिएगा, वो है यूएसएल। स्क्रीन पे आएगा आपके। यूएसएल का क्लोज स्ट्रॉन्ग था, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि इसमें अब ये 4 अक्टूबर से लेकर अब तक के पूरे सप्लाई जोन्स को पार कर चुका है। स्ट्रेंथ है, लिकर स्पेस में स्ट्रेंथ है। छोटे मोटे इंट्राडे अगर आप फॉल्स को छोड़ दें तो लिकर स्पेस में मोर और लेस काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। शुक्रवार को प्राइस बिहेवियर में क्लियरली शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। मेरे ख्याल से जो नया सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करता है 1609 एंड 1600 के आसपास। और लास्ट में रखूँगा हिंडाल्को। मैंने नेगेटिव साइड पर रखा है। मैंने अपनी शुरुआती कमेंट्री में क्या कहा आपको, निफ्टी मेटल, जरा प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, निफ्टी मेटल का बिहेवियर काफ़ी खराब, मेटल्स में शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। निफ्टी मेटल का क्लोज बिलो 200, और अगर आप मैं वीकली पे मतलब कन्वर्ट कर दूं तो 50 वेमा के नीचे। तो हिंडाल्को की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव। हिंडाल्को स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़, और एक बार जरा एक एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज उस पर ड्रॉ कर दीजिएगा। हिंडाल्को क्लोज हुआ 617.40 पे, बिलो 200 वेमा। और एक और चीज़, अब इसका बेस परसिस्ट करता है 615 पे, 615 के नीचे पेन है इस स्टॉक में। कहते मेरी टीम पूरी हुई। तो और आपकी टीम में आज ऑब्वियसली फार्मा थोड़ा ओवरवेट है, देखते हैं किस हिसाब से स्टॉक्स चलते हैं। जो 7वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है कैम्स, और यहाँ भी एक खबर आई है इस्तीफे की। ओला इलेक्ट्रिक के बाद कैम्स भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ भी इनके जो सीटीओ हैं, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक कंपनीज़ हैं, जो ये नई न्यू एज कंपनीज़ हैं, यहाँ सीटीओ का काफ़ी महत्व रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी खबरों के आधार पर स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। तो इसको भी थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ आज ट्रेड करता हूँ, मैं देखता हूँ, इसीलिए इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें बिफोर यू एक्ट ऑन न्यूज़। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक है रेड में मेरी टीम में, और 8वां स्टॉक टीम में वो भी रेड में है, वो गुजरात फ्लोरोकेम। यहाँ एक बड़ा हादसा इनकी दहेज फैक्ट्री में हो गया। भरूच ज़िले में जो इनकी केमिकल फैक्ट्री है, यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ, और गैस लीक के कारण लगभग 4 वर्कर्स इनकी फैक्ट्री पे जो है वो मर गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो फ्लोरोकेमिकल प्लांट है, यहाँ जो इनकी पाइप है, यहाँ से जहरीली गैस जो है वो लीक हो गई, और विंड के डायरेक्शन में जहाँ एम्प्लॉयज़ थे उसी साइड पे आपको ये लीक होता हुआ नज़र पड़ा, जिसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इस बारे में कंपनी ने एक्सचेंजेस को रिलीज़ भी भेजी है, जहाँ इन्होंने कहा है कि जो पीड़ित परिवार है इनको ये मुआवजा भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज यूनिट है इनका बहुत बड़ा है, सरकार का थोड़ा बहुत एक्शन भी आ सकता है, रेगुलेटरी एक्शन आ सकता है, जिसके कारण प्लांट के ऑपरेशंस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉक भी है, सेंटिमेंटली इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। और बचे हुए जो 2 स्टॉक्स हैं, 9वां और 10वां स्टॉक, वो है ब्रोकरेजेस के रेडार पे। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है कि ये इंडस्ट्रीज़ पे यहाँ इनकी खरीदारी की सलाह है। 5150 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ इनको लगता है कि कंपनी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त टेलविंड है ग्रोथ का। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 20% अपसाइड उनको लगती है काउंटर में। और जो कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ है, यहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से भी इनको लगता है कि स्टॉक में फर्दर अपसाइड है, इसीलिए आज वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, मोतीलाल की यहाँ बाय रिपोर्ट आई है 5150 के टारगेट के साथ। इसके अलावा जेपी मॉर्गन, चोला फाइनेंस पे फोकस ये कर रहे हैं। ओवरवेट कॉल है यहाँ इनकी 1550 के टारगेट के साथ। और चोला इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 19 टाइम FY26 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। करीब 26% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ आती हुई नज़र पड़ सकती है। और करंट मार्केट प्राइस जो कि लगभग 1200 है,
1550 का टारगेट इन्होंने दिया है, तो यहाँ भी 25% से ऊपर की अपसाइड जेपी मॉर्गन को लग रही है, काउंटर में आ सकती है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो आज ब्रोकरेजेस के फोकस पे हैं और शायद यहाँ एक्शन बनता हुआ नज़र पड़े। दोनों ही स्टॉक्स को हरे में लेके चल रहा हूँ, तो इन सब शेयर पर नज़र रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टीम का रैप अप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। और अब यहाँ पे जो हमने टीम्स आज अपनी सेलेक्ट करी उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। याद रखिएगा, मैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्लासीफाई कर चुका हूँ कि अगर बाजार में अनिश्चितता अनसर्टिनिटी इसी चैनल में फंसी रही तो फार्मा उस वक्त डोमिनेट करेगा। और वो सिप्ला, ग्लेन, इप्का, लॉरस में इसी के तहत सब में शॉर्ट कवरिंग थी। औरों में, सिप्ला में, ग्लेनमार्क में तीनों स्टॉक्स अपने बेस से बाहर निकल रहे थे। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है वो थी इप्का और लॉरस में लॉन्ग एडिशन था, बाकी तीन में लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी। ओरेकल फाइनेंशियल्स मिड कैप आई थी में, सिमेंस और हिंडाल्को में एक्सट्रीम प्रेशर, कैपिटल गुड्स में, मेटल्स में, ट्रेंड और यूएसएल दो स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ थी। तो ये वीरू की 10 की टीम और मेरी 10 की टीम जहां खबरों का फोकस है। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प हार्ली डेविडसन के साथ कंपनी की पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बड़ा एक्विजिशन लगभग 12,000 करोड़ से ऊपर का। आईओएल केमिकल्स कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। बीकाजी फूड्स नए फूड वेंचर्स के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना एमएफआई लोन पोर्टफोलियो बेचेंगे। ओला इलेक्ट्रिक, कैम्स, यहाँ दोनों कंपनीज में हाई प्रोफाइल एग्जिट्स आपने देखे हैं। गुजरात फ्लोरो, इनकी प्लांट में गैस लीक के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। और केई इंडस्ट्रीज और चोला फाइनेंस आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे है।